कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी आशीर्वाद है आपका। दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा तुमसे पूछा मैंने? तू बता ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिए है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोल भाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है, जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे। चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। बात कहाँ रही है? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 चोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? और बहन जी अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए।
वैष्णवी बेटा, वैष्णवी, क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, क्या हुआ? मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती है, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। तू चल मेरे साथ, चल। तो अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर। जब से इस घर में आई है ना, सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की। अरे मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ ही बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। हाँ ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं। डायन कहेगी, अरे डायन भी 10 घर छोड़ के बाहर करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए, तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना, जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में, और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन, आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते हुए छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले, सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया कि किसी औरत को तू बांझ बोले। अगर भगवान इस औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे?
और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं। देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा, शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। ओ इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी, कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले,
जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर हराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है, चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। चल रहे हैं यार, उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ, सारा सामान रख दिया और गाड़ी में अब कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ। दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान, वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा, घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है। वो देख, उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका, अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो? आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं। ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ। ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादे अपने आप को समझती क्या है और माँ बाप को क्या समझती है, बेसहारा या फिर लाचार? अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते। अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादे जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती।
चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी, इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान। आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी, और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटों को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ, जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं, और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं, और अब हम अपने लिए जिएंगे। पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे राधिका। हाँ चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान,